नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में आज मानव अधिकार की स्पेशल क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। इस मानव अधिकार की स्पेशल क्लास में आप सभी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से रूबरू होंगे। इन प्रश्नों में बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। जिन प्रश्नों की जानकारी आप लोगों ने विस्तृत मानवाधिकार के प्रश्न पत्र हेतु अध्ययन किया होगा, उसी की वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ और एम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल आपके बीच में उपस्थित है और आप लोग लगातार बने रहिए, अध्ययन करते रहिए। इसी के साथ में चलिए मैं पहले प्रश्न से रूबरू करवाता हूं और उससे पूर्व आपसे निवेदन कर दूं कि जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है और सभी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य विश्वविद्यालयों की जो तैयारी करवाई जा रही है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य चीज़ों की, तो उनको भी आप देख करके हमारे द्वारा दी गई क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। चलिए प्रथम नंबर के प्रश्न से रूबरू करवाते हैं। पहले नंबर का प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, ध्यान दें। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सजोया गया है। सामने पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साफ साफ देखा जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की कौन सी धारा सभी कर्मचारियों का बीमा किए जाने का प्रावधान करती है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक प्रश्न है, जिसमें साफ साफ ऑप्शन ए में धारा 31, बी पार्ट कहता है धारा 30, सी पार्ट कहता है धारा 29 और डी पार्ट कहता है धारा 28। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर साफ साफ देखे जा सकते हैं। चारों में से कौन सा उचित है यह आपको बताना है, कौन सा सही उत्तर है इसकी जांच आपको करनी है। 4 से 5 सेकंड आपके बीच में मैं दूंगा, उसके पश्चात मैं प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। आप लोग लगातार इन प्रश्नों के उत्तर देते जाइए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पहले नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें, लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यह क्लास आपको लगातार स्पीड में दी जा रही है। इसका जितने लोगों ने धारा डी, इसका उत्तर सही उत्तर है धारा 28 यानी डी पार्ट आपका सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की कौन सी धारा सभी कर्मचारियों का बीमा किए जाने का प्रावधान करती है? तो धारा 28 ऐसी है जो कि सभी कर्मचारियों का बीमा करे जाने के लिए प्रावधान करती है। यह धारा 28 है, डी पार्ट आपका सही है जो भी भाई बहन लगा रहे हैं। और इसके बारे में छोटी सी जानकारी और आपके बीच में उपस्थित है, इसको भी आप ले लें। इस संहिता के उपबंधों के अधीन एक प्रतिष्ठान संस्थान जिसमें यह अध्याय लागू होता है कि प्रत्येक कर्मचारी का बीमा या तो इलेक्ट्रॉनिक या अन्य प्रकार से किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया जाए। ये कर्मचारी जो उपधारा 1 के तहत बीमाकृत बीमा योग्य है, जिसके संबंध में योगदान भुगतान योग्य है अथवा थे और जो इस अध्याय के तहत प्रदान किए गए लाभों में से किसी भी लाभ का हकदार है, बीमित व्यक्ति का कहलाएगा। यह बहुत ही अच्छी जानकारी के तौर पर आपको दिया गया। और चलिए दूसरे प्रश्न से इसी में आपको दूसरे प्रश्न से रूबरू करवाते हैं। क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर साफ साफ बना हुआ है, ध्यान देते जाएं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुसार वह अधिकतम अवधि क्या है जिसके लिए कोई महिला प्रसूति लाभ की हकदार होगी? 52 वीक्स यानी सप्ताह है, 34 सप्ताह है, 26 वीक्स
एवं 28 वीक्स। आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा उम्दा प्रश्न है। यह आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और माताओं भारत की या विश्व की आधी आबादी से जुड़ा हुआ, जो कि माताओं बहनों से है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार यह आपको बताना है। तो दूसरा बिंदु जो कहता है वह आपको बताना, दूसरे बिंदु का जो उत्तर है 26 वीक्स यानी 26 सप्ताह, इसका उत्तर सही है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 अगला बिंदु आपके स्क्रीन पर बहुत सी सूक्ष्म जानकारी। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 60(3) के अनुसार अधिकतम अवधि जिसके लिए कोई महिला प्रसूति लाभ के लिए दायी होगी 26 सप्ताह होगी, जिसमें से उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से पूर्व की अवधि 8 सप्ताह की अवधि से अधिक नहीं होगी। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक को आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर के प्रश्न से रूबरू करवा रहे हैं। लीजिए, तीसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम स्पीड में क्लास करेंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 30, 40, 50, 60। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिए गए हैं। चारों में से कौन सा सही है, जल्द से जल्द जवाब दें। तीसरे नंबर का चलिए जो भी भाई बहन दे रहे हैं जवाब 40 यानी 40। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड एवं केंद्र सरकार द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 40 अर्थात 40 पूर्णतः सही है बी पार्ट। हम चलिए बहुत बहुत बधाई। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं और न्यू स्टूडेंट जो है वह सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रत्येक क्लास को देखें। मैथ की क्लासेस की प्लेलिस्ट, यूपी जीके की प्लेलिस्ट और रीजनिंग की प्लेलिस्ट या फिर जीके की प्लेलिस्ट स्पेशल, आपके बीच में लगातार साइंस की प्लेलिस्ट, हर चीज़ हिंदी की प्लेलिस्ट डली हुई है और पर्यावरण की भी प्लेलिस्ट और आपके बीचों मानवाधिकार की भी प्लेलिस्ट आपके बीचों उपस्थित है। बाल श्रम प्रतिषेध या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को आग्रह करना चाहता हूं कि आपके लिए मानवाधिकार जो प्रश्न पत्र फर्स्ट ईयर में प्रथम वर्ष में बीए, बीएससी, बीकॉम में आता है, उसके पश्चात इस वर्ष प्रमोट होने वाले स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में भी इस पेपर से रूबरू होना है। जो फेलियर हैं, जो इस विषय में नहीं पास हो पाए हैं, तो उनको तो देना ही है फाइनल तक। लेकिन यदि जो लोग स्टूडेंट सेकेंड ईयर में पहुंचे हैं द्वितीय वर्ष में, उनको भी यह एग्ज़ाम देना अनिवार्य है, इसलिए तैयारी करके रखें। इन पेपरों में बहुत ही बच्चे फेल होते हैं, तब दुख होता है जब फीस एक्स्ट्रा दे करके अगले वर्ष के लिए एग्ज़ाम के लिए दोबारा तैयार होना होता है, तो बच्चे बहुत ही कुंठा का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आप लोग लगातार अध्ययन करते रहिए, लगातार प्रश्नों के जवाब दीजिए। आप ही लोगों के लिए समर्पित है और जितना भी हम मटेरियल दे रहे हैं आपको एनालिसिस करके पूर्ण पेपरों के लिए दे रहे हैं। आप लोग लगातार मेहनत करिए, एक एक क्वेश्चन, एक एक बिंदु को नोट जरूर करिए। देख करके किसी भी वीडियो का पूरा वीडियो देखें, पूरी क्लासेस आपके लिए हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 निम्नलिखित में से किस में किशोरों के रोजगार पर रोक लगाता है? किशोरों के रोजगार पर रोक लगाता है, आपको बताना है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। सीमेंट निर्माण, चर्म शोधन, साबुन विनिर्माण, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सटीक है, आपको पता ही होगा। बाल श्रम के लिए जो कि रोक लगाता है, यह सभी प्रकार के इन रोजगारों के लिए रोक लगाता है। 1986 अधिनियम प्रतिषेध अधिनियम है या बाल श्रम के लिए, जो कि सीमेंट निर्माण हो या चर्म शोधन हो या साबुन विनिर्माण, उपरोक्त सभी के लिए यह रोक लगाता है 1986 कानून अधिनियम। यह बहुत ही अच्छा उत्तर है उपरोक्त सभी के लिए। आप लोग बिल्कुल जवाब देते जाएं, लगातार वीडियो आपके लिए समर्पित है। इस क्लास में आप लोग लगातार देते जाएं और जवाब देते जाएं, यह आपके लिए लगातार क्लास चल रही रहेगी। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यह भी आ सकता है कि यह कौन से कानूनों के अनुसार या प्रावधानों के अनुसार यह प्रतिषेध लगाया गया, तो 1986
कोई भी बच्चा किसी भी उद्योग में नियोजित नहीं किया जाएगा। सभी व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध रहेगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध रहेगा। यह ध्यान देने योग्य है। निर्दिष्ट खानों एवं खतरनाक प्रक्रियाओं में के रूप में खतरनाक व्यवसाय में किशोरों को 14 से 18 वर्ष के नियोजन पर प्रतिबंधित लगाता है। इस किसी भी व्यवसाय का या प्रक्रिया में प्रतिषेध यात्री माल डाकिया रेलवे द्वारा परिवहन, रेलवे स्टेशन पर खान पान स्थापन की में कार्य करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और पटाखा एवं आतिशबाजी की बिक्री से भी संबंधित कार्य, बीड़ी निर्माण, यह सभी प्रकार के निर्माण कार्य ध्यान दीजिए, सब पर प्रतिषेध लगाता है। सीमेंट निर्माण हुई या माई काटना या बिछड़ना या साबुन का निर्माण, चर्म शोधन, भवन और निर्माण उद्योग में भी इसके लिए भी रोक लगाता है यह कानून। लीजिए अब 5वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके बीच में उपस्थित हैं। यह आपको बता दूं, यह मानवाधिकार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हैं जो आपने कभी न देखे होंगे। यही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं। यूपीएससी होगा, यूपीपीसीएस होगा और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय या अन्य विद्यालयों द्वारा मानवाधिकार या पर्यावरण का जो पेपर लिया जाता है उसमें भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने के बाल श्रम के सबसे बुरे स्वरूप से जुड़ा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1973, 1957, 1999, 1951। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिए गए हैं। जल्द से जल्द जवाब देते जाएं। मैं आप लोगों को एक एक बिंदु जो छूट जाते हैं उनको भी आपको डिटेल के तहत बताता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यह आपका 5वें नंबर के प्रश्न में हम प्रवेश कर चुके हैं। 5वें नंबर का प्रवेश आपको बताना है, प्रश्न का उत्तर बताना है। 5वें नंबर का जवाब दीजिए जल्द से जल्द। यह चारों प्रश्न हैं। 5वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, सभी लोगों को जवाब देना है। 1999 पूर्णतः सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाल श्रम ने यहाँ ने सबसे बुरे स्वरूप को जुड़े सम्मेलन जैसे जुड़ा स्वरूप का सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1999 में। यह पूर्णतः सत्य है। सी पार्ट जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं 1999 पूर्णतः सत्य है। इसमें और भी जानकारी देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO सम्मेलन नंबर 182। यह सम्मेलन जो इसका नंबर है वह ये 182 है। अभी ध्यान दे लें, इस 182 यानी 182वां सम्मेलन में बाल श्रम के सबसे बुरे स्वरूप से जुड़ा सम्मेलन 1999 में बाल श्रम के सबसे बुरे स्वरूपों के प्रतिषेध एवं उन्मूलन के लिए यानी उनका विरोध एवं उन्मूलन यानी कम करने के लिए तत्काल प्रभावी उपायों के लिए आह्वान करना और जिसमें गुलामी और इसी तरह की प्रथाएं शामिल हैं। सशस्त्र संघर्ष के में उपयोग के लिए जबरन भर्ती, वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी में उपयोग, किसी भी अवैध गतिविधि से जुड़ा कार्य जो बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता को नुकसान पहुंचाते हैं के लिए किया गया था। यह आपको ध्यान देना है। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी जो दी गई थी। चलिए 6वें नंबर के प्रश्न को आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस ने लोकसभा 2019 में मजदूरी संहिता को प्रस्तुत किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह वेरी मोस्ट प्रश्न है। आपको बता दें यह वेरी मोस्ट प्रश्न है। 2019 में आपको बताना है कि मजदूरी संहिता को किसने प्रस्तुत किया था? राजनाथ सिंह ने, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रकाश जावड़ेकर या संतोष गंगवार। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 6वें नंबर का प्रश्न है। जो भी भाई बहन जवाब दें तत्काल प्रभाव से जवाब दीजिए स्पीड में। 14 नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें संतोष गंगवार पूर्णतः सत्य है। इसका उत्तर सही है, संतोष गंगवार। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। इसमें और भी जानकारी जो होगी वो आपको बताते हैं। मजदूरी संहिता 2019 कोड ऑन बेक्स 2019 को 8 अगस्त 2019 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसे 23 जुलाई 2019 को श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा
लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। यह आपको बता दें। इसमें अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला बिंदु आपकी स्क्रीन पर साफ साफ देखा जा रहा है। 7वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मजदूरी संहिता 2019 में संहिता के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम कारावास की सजा क्या है? अधिकतम कारावास की सजा क्या है आपको बताना है। 2 वर्ष की या 1 वर्ष की, 6 महीने की या 3 महीने की? आपकी स्थिति बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके बीच में उपस्थित है। मजदूरी संहिता 2019 की संहिता उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम कारावास की सजा क्या है, यह आपको बताना है। 7वें नंबर का प्रश्न है, जल्द से जल्द जवाब दें। 7वें नंबर के प्रश्न का जल्द से जल्द जवाब दें। 7वें नंबर का जो प्रश्न का उत्तर है स्पीड में दीजिए। 7वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, इसका पूर्णतः सत्य है। डी पार्ट अर्थात 3 महीने की कारावास की सजा का प्रावधान है इसमें। यह ध्यान दे लें। इसमें क्या लिखा? मजदूरी संहिता 2019, डी पार्ट आपका पूर्णतः सही है। 2019 कोड ए बेक्स 2019 में संहिता के उल्लंघन की स्थिति में 3 माह तक के कारावास या 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यह पूर्णतः सत्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लीजिए, 8वें नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 8वें नंबर का प्रश्न कहता है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन सरल हो सकता है, लेकिन वेरी मोस्ट प्रश्न है। यह अधिकतर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं और आपकी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अध्ययनरत प्रश्न पत्रों में आता रहता है, लगातार आता रहता है। जो भी ऑब्जेक्टिव मानवाधिकार और पर्यावरण का पेपर देने वाले हों उनके लिए यह याद करने योग्य और जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, इसका बी पार्ट पूर्णतः सही है। 12 अक्टूबर 1993 पूर्णतः सत्य है। बहुत बहुत बधाई जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं इसका। हम आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 12 अक्टूबर 1993 बी पार्ट पूर्णतः सत्य है। लीजिए, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है, यह आपको पता होना चाहिए। स्वायत्त विधिक संस्था है। चलिए, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 9वें नंबर का बिंदु क्या कहता है? 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। आपके स्क्रीन पर बना हुआ है, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति HL दत्तू, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र और न्यायमूर्ति श्री MN वेंकटचलैया, न्यायमूर्ति श्री JS वर्मा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए। चारों में से कौन सा सही है? जल्द से जल्द जवाब दीजिए। इसका जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं 9वें नंबर का सभी लोग जवाब दें, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट है। 9वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, इसका बी पार्ट पूर्णतः सही है। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत के प्रथम अध्यक्ष थे और रंगनाथ मिश्र जी पूर्णतः बिल्कुल सत्य है। देखिए, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र ने 12 अक्टूबर 1993 को पदभार ग्रहण करने की तिथि है उनकी, और पद त्याग करने की तिथि 24 नवंबर 1996 है। यानी उन्होंने पद जब इस पद से मतलब यह सेवानिवृत्त हुए तो यह 24 नवंबर 1996 में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लीजिए, यह प्रश्न आपके करंट से टाइप के प्रश्न आ गए। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? यह भी आपको बताना। प्रथम अध्यक्ष कौन थी? आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। पूर्णिमा आडवाणी जी, ममता शर्मा, बी मोहिनी गिरी, जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW आपको बताना है। नेशनल आपकी NCW की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है। बहुत ही पूर्णिमा आडवाणी, ममता शर्मा, बी मोहिनी गिरी, जयंती पटनायक। पूर्णतः सत्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वें नंबर का जवाब दें तत्काल प्रभाव से। 10वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, जयंती पटनायक पूर्णतः सत्य है। बहुत बहुत बधाई। हम आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जयंती पटनायक पूर्णतः सत्य है। चलिए, अगले बिंदु की ओर जाते हैं, देखते हैं। इनका 3 फरवरी 1992 में से 30 जनवरी 1995 तक कार्यकाल रहा। इनका 3 फरवरी 1992 से 30 जनवरी 1995 तक कार्यकाल रहा। यह पूर्णतः सत्य है। जयंती पटनायक डी पार्ट
चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 11वें नंबर का बिंदु आपकी स्क्रीन पर। 11वें नंबर का प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, ध्यान दें, एक एक बिंदु को नोट जरूर करें या स्क्रीनशॉट लेते जाएं। आपके लिए ही यह प्रश्न बनाए गए हैं। लगातार बहुत ही अच्छे और उम्दा तरीके से प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, वर्तमान अध्यक्षा का आपको बताना है। ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा, ममता शर्मा, श्रीमती बिमला बाथम, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। कौन है वर्तमान में महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है, करंट का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। 11वें नंबर का बिंदु है, 11वें नंबर का ही प्रश्न है, जल्दी से जल्द जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें पूर्णतः सत्य है। ललिता कुमार मंगलम पूर्णतः सत्य है। 11वें नंबर का प्रश्न, बहुत बहुत बधाई, हम आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 11वें के बाद 12वें नंबर पर। 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लीजिए, यह रहा, क्या कह रहा, उत्तर प्रदेश कि राज्य महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। श्रीमती सुषमा सिंह, श्रीमती अंजू चौधरी, श्रीमती बिमला बाथम, श्रीमती प्रभा गुप्ता, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्षा कौन है, कौन अध्यक्षता कर रही हैं आपको बताना है। श्रीमती सुषमा सिंह, श्रीमती अंजू चौधरी, श्रीमती बिमला बाथम और प्रभा गुप्ता, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा आंसर इसका सही है। 12वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, श्रीमती बिमला बाथम राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। लीजिए आपका अगला प्रश्न, स्पीड में श्रृंखला समाप्त करते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं आपको बताना है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, चारों ऑप्शन है, चारों में से कौन सा उत्तर सही है, जल्द से जल्द जवाब दें। भारतीय संविधान के कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, जल्द से जल्द जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। 13वें नंबर का आपका प्रश्न, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं बहुत बधाई। अनुच्छेद 16 है, भारतीय संविधान जो मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए, अनुच्छेद 16 में, बहुत बहुत बधाई। लीजिए आपको बता दें कि संविधान द्वारा मूल अधिकार केवल नागरिकों को, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 प्रदान किया गया है, तो कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं, कुछ मूल अधिकार जो है सभी व्यक्तियों के लिए हैं। और यह जो मूल अधिकार हैं नागरिकों के लिए, भारत के मूल नागरिकों के लिए है, यह अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 प्रदान किया गया है। तो चलिए इसी के साथ में अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। केवल 20 प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही जल्द समाप्त होगी और आप लोग इन प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में जवाब दें, क्योंकि यह आपकी लाइव क्लास नहीं है, यह रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन इसमें जवाब देने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे नंबर पर डाल करके आप जो भी ऑप्शन देंगे उचित होगा वो डालते जाएं। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखे गए हैं आपको बताना है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 15, चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है। 14वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, जल्द से जल्द जवाब दें। 14वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, अनुच्छेद 23 पूर्णतः सत्य है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखे गए हैं, तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत रखे गए हैं, पूर्णतः सत्य है बी पार्ट। बहुत बहुत बधाई, हम आप सभी को जल्द की कामना करते हैं। चलिए अगले स्क्रीन पर, अगले बिंदु पर चलते हैं। 14वें नंबर का बी पार्ट आपका सही है। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत यह भी देख लें, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया। यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, जो कि अनुच्छेद 23 है। और अनुच्छेद 23 और 24 दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकारों का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद यह पूर्णतः सही है। और अनुच्छेद 23
एक, मानव का दुर्व्यापार और बेकार तथा इसी प्रकार का अन्य वाला श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों एवं अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह पूर्णतः सत्य है। बहुत ही अच्छे प्रश्न, बहुत ही अच्छी जानकारी है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे के को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। पूर्णतः सत्य है। यह लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वें नंबर का आपकी स्क्रीन पर साफ दिया गया है। क्या कहता है, ध्यान दें। 15वें नंबर का जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 को किस मूल अधिकार में रखा गया है? आपको बताना है किस मूल अधिकार में रखा गया है। आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन दिए गए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। चारों ऑप्शन दिए गए। चारों में से कौन सा उत्तर सही है? जल्द से जल्द जवाब दें। भारतीय संविधान के में अनुच्छेद 18 को किस मूल अधिकार में रखा गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? 15वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के किस मूल अधिकार में रखा गया? तो समानता का अधिकार पूर्णतः सही है। समानता का अधिकार आपको बता दें कि अनुच्छेद 18 की समानता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 18 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। यह बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। लीजिए आपका अगला प्रश्न 16वें नंबर का आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार शाब्दिक रूप से निम्नलिखित क्या शामिल नहीं है? आपको बताना है। व्यवसाय की स्वतंत्रता, चेतना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए। चारों में से कौन सा सही है? जल्द से जल्द जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्दा प्रश्नों की आपके लिए तैयारी है। 16वें नंबर का प्रश्न के जवाब देना है आपको। 16वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा और सटीक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट यह प्रश्न है। आपको बता दूं कि यह जो है वेरी मोस्ट प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब देना है आप लोगों को। साफ साफ दिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार शाब्दिक रूप से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? व्यवसाय की स्वतंत्रता, चेतना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता। तो चेतना की स्वतंत्रता शामिल नहीं है इसमें। व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार यह शामिल है। चलिए इसी के बाद चेतना की स्वतंत्रता इसमें नहीं है शामिल। देखिए आपको इसके बारे में सूक्ष्म जानकारी भी दे देते हैं। संविधान के भाग 3 में के तहत 19 से 22 तक के अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसाय, शिक्षा और भारत के क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का अधिकार, शांतिपूर्ण विधानसभा का अधिकार और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। 25 से 28 तक के अनुच्छेदों में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। यह पूर्णतः सत्य है। बहुत ही अच्छे तरीके से लीजिए। अब 17वें नंबर का प्रश्न, बस 3 ही प्रश्न शेष बचे हैं। इसके पश्चात आप लोग जवाब देते जाएं, लगातार जवाब देते जाएं। आप लोगों को एनर्जी के साथ में जवाब देता जाना है। निम्नलिखित में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। जो नए स्टूडेंट आए हों सब्सक्राइब करें। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्राओं को मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी के तहत बताना चाहता हूं कि प्रथम वर्ष बीए प्रथम वर्ष या बीएससी बीकॉम में अध्ययन कर रहे हैं या सेकेंड ईयर में जो पहुंच गए हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारी द्वारा दी गई समस्त क्लासें और आगे भी दी जाएंगी जो क्लासें मानवाधिकार और पर्यावरण के पेपर में आप लोगों को पूर्णतः पास करवाने के लिए हम आपको 100% वादा करते हैं आप लोग। लेकिन लगातार अध्ययन करते रहें, नोट करते रहें, एक एक बिंदु को अध्ययन करें, एक एक प्रश्नों का जवाब दें, याद करें इन्हें। और पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। समस्त
परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं इस प्रकार की अध्ययनरत छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए यह आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? आपको बताना है किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, राज्यपाल। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? जल्द से जल्द जवाब दे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबित किया जा सकता है? वह आपको उत्तर देना। बहुत ही अच्छा उत्तर है, इसका सब लोगों को पता होगा। आसान सा उत्तर है लेकिन देना जरूरी है, जल्द से जल्द दें। इसका सभी लोगों ने, अधिकतर लोगों ने राष्ट्रपति ही लगाया होगा। पूर्णतः सत्य है, राष्ट्रपति पूर्णतः सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 17वें नंबर का राष्ट्रपति अर्थात सी पार्ट आपका सही है। देख लीजिए इनके बारे में सूक्ष्म जानकारी। संविधान के अनुच्छेद 359 भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर, यह ध्यान दें, किन दो अनुच्छेदों को छोड़कर, किन दो अधिकारों को छोड़ करके सभी अधिकार का हनन करने का पावर होती है, यानी अथॉरिटी है, हक है उनको, राष्ट्रपति महोदय को। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत को स्थानांतरित करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। यह राष्ट्रपति को अथॉरिटी है 359 कानून के तहत। यह ध्यान देने योग्य है। लीजिए 18वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 18 नंबर का ऊपर 17 नंबर का हुआ है, चलिए देख लेते हैं। 17 का हुआ, 18 नंबर में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने सोचा 18 नंबर दोबारा तो नहीं आ गया कोई, चलिए कोई बात नहीं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर यह रहा 18 नंबर का प्रश्न। क्या कहता है? भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता है। भारतीय प्रेस की क्या स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। आपको बताना है संसद के कानून के तहत भारत के लोगों के लिए उपलब्ध है, विशेष रूप से संविधान में प्रदत्त है, कार्यकारी आदेशों के तहत भारत के लोगों के लिए है। आपको बताना है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता जो है डॉट डॉट दिया गया है किस में निहित है? आपको बताना है किस चीज में, कौन सा इसका सही ऑप्शन है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? यह 18 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आपको। 18 नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका। जो भी भाई बहनों ने जवाब दिया आपको बता दें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता। पूर्णतः सत्य है। ए पार्ट, बहुत बहुत बधाई जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं। ए पार्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, यह भी ध्यान दे लें। भारतीय संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। संविधान में प्रेस शब्द का उपयोग करने की स्वतंत्रता या उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अनुच्छेद 19 खंड 2 के तहत संविधान में भारतीय नागरिकों की प्रेस की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, यह भी आपको ध्यान देना होगा। अनुच्छेद खंड 2 के तहत, अनुच्छेद 19 और खंड 2 के तहत कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं, उन पर भी ध्यान देना होगा। या चलिए 19 नंबर के प्रश्न में प्रवेश कर चुके हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1994 में ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। 19वें नंबर का प्रश्न है, जल्द से जल्द जवाब दीजिए। केवल 2-3 प्रश्न रह गए हैं, 21 प्रश्नों की श्रृंखला है। 19वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें 1986 पूर्णतः सही है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 ईस्वी में, पूर्णतः सत्य है। बहुत बहुत बधाई, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 1986 ईस्वी पूर्णतः सत्य है। लीजिए अब आपका 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साफ साफ प्रवेश कर रहा है, ध्यान दें। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? किस, आपको बताना, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है? 91, 92, 86, 84। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? जल्द से जल्द जवाब दें। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है 20वें नंबर का, जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं 86 पूर्णतः सत्य है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है? पूर्णतः सी पार्ट सही है। बहुत बहुत बधाई। 86वें
चलिए आपको बता दें 86वें पूर्णतः सही है। इसमें छोटी सी जानकारी को भी देख लें। 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया है। इस संशोधन के अनुच्छेद 21A शामिल किया गया है, जिसने शिक्षा के अधिकार को शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया है, जो कि शिक्षा का अधिकार है उनका। अनुच्छेद 21A के तहत आपको यह ध्यान देना होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण। लीजिए अब 21वें नंबर का प्रश्न है, बस अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम विदा ले लेंगे। 42वें, सभी लोग, इससे पूर्व मैं आपको बता दूं, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों को, समस्त छात्रों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वह लगातार अध्ययन करते रहें। आप हमारी इतनी ही हेल्प कर सकते हैं जिससे कि वह भी इस क्लास का लाभ ले सकें और अपनी इस मानवाधिकार और पर्यावरण की जो परीक्षा है इसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 38 यानी आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं आर्टिकल 45, आर्टिकल 43A, 39A, आर्टिकल 38, सभी आपके स्क्रीन पर बने हुए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? जल्द से जल्द जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें यह पूर्णतः सही है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 45, 45, अनुच्छेद 45 आपका पूर्णतः सही है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं हम आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसमें सूक्ष्म जानकारी के तहत देख लें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 नए नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। 4 नीति निर्देशक तत्वों को किनको जोड़ा गया है यह भी ध्यान दे लें, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको भी नोट जरूर करते जाएं। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए सुरक्षित अवसर उपलब्ध करवाना, अनुच्छेद 39। गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39A। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 45A। और पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वन्य जीवन की रक्षा करना, अनुच्छेद 48A पूर्णतः सत्य है। बहुत बहुत बधाई, हम आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस क्लास। एम ऑनलाइन क्लासेस की टीम आप लोगों के लिए इसी तरीके से आपके लिए तैयार है और आपका संघर्ष सरल बनाएगी और सार्थक तौर पर हमारे लोगों में बना हुआ हाथ आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप है और कलम हमारा साथी है, तो कलम भी बनी हुई है। आप कलम को लेकर के ही सब कुछ विजय पा सकते हैं। युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वर्तमान में कलम से ही युद्ध लड़े जाते हैं। यही तरीके से आप युद्ध लड़ें और अध्ययन करते रहें। ओपन द डोर टू सक्सीड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। विदा लेना चाहता हूं, आप लोग जरूर अच्छे से अध्ययन करते रहें और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को जो कि पर्यावरण मानवाधिकार की परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं, उनको एक एक बच्चे तक यह क्लास पहुंचानी है, उनको देखने के लिए आग्रह करना है। और भी क्लासेस आपको मानवाधिकार पर्यावरण की जो दी जा चुकी हैं उनको भी देखना है और आगे भी हम देंगे, उनको भी देखें। पर्यावरण की जुड़ी हुई क्लासें और मानवाधिकार की आप ही लोगों के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।